तो पिछले वाले काइनेमेटिक्स पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें बताए थे काइनेमेटिक्स के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, पिछले चैप्टर में काइनेमेटिक्स 01 में जो है हम लोग पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेक्टिलिनियर पाथ माने स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर मूव करे तो जो है उस तरह के मोशन जो है क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो है हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं जाएगा, वो 2 डायरेक्शन पाथ पे जाएगा। तो 2 डायरेक्शन पाथ पे कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक हम जो है रूल बता रहे हैं। रूल क्या है, और चैप्टर का नाम ले लो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये जो है काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, हम जो है अलग चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेपरेट वीडियो बना रहे हैं इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे हम। ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये अभी हम इसको बारे में नहीं जान रहे हैं, हम जो है मोशन के पाथ के बारे में बता रहे हैं कि मोशन का पाथ कैसा होता है, पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन, मोशन का पाथ कैसा होता है। तो देखो ध्यान से याद रखना कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल है और उसका वेलोसिटी मान लो कि लेट्स इस तरह इस डायरेक्शन में, कोई पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो है वो इसके अपोजिट है, उसी पाथ पे उसी लाइन पे। लेट्स अब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ए है और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का भी है आगे। अब एक पार्टिकल जो है ए मास का लगातार आगे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। ये कौन सा पाथ है हमारा, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसमें जो पाथ होगा, पाथ ऑफ ट्रोजेक्ट्री होगा, वो मेरा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ट्रोजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रोजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, कि अगर कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है तो वो किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, उस पाथ का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोजेक्ट्री। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का पीछे है और वेलोसिटी आगे है, तो पार्टिकल के जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी को कम करने वाला, चेंज करने वाला। अब पार्टिकल का वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसी पाथ के अलोंग लगेगा, तो इसका वेलोसिटी कम होगा, होगा होगा कम होगा, कम होगा होगा कम होगा होगा, ऐसे कम होते 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 एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, शून्य। तो ध्यान से देखो कि पार्टिकल जो है अगर फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, पीछे डायरेक्शन में सेम पाथ पे लग रहा है फोर्स, उसके बीच में एंगल जो है वो कितना डिग्री है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो दैट इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री का। तो पाथ जो है वो कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि वैसा ही जो है एक पार्टिकल है ऐसे, और एक पार्टिकल जो है इस पाथ के लॉन्ग जो है सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है इस पाथ के लॉन्ग भी वेलोसिटी से ऐसे लेट्स, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। पार्टिकल का वेलोसिटी भी इसी पाथ के लॉन्ग है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है पार्टिकल का। और अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पार्टिकल पे फोर्स किधर किधर लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या पार्टिकल का पाथ चेंज होगा, नहीं। पाथ जो है जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उसी पाथ के अलोंग मूव करेगा। तो इसका भी ट्रोजेक्ट्री कैसा होगा, कैसा होगा बताओ, इसका भी ट्रोजेक्ट्री जो है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो इसका भी हमारा ट्रोजेक्ट्री अगर बात किया जाए ट्रोजेक्ट्री, तो हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है पैरेलल है। देखो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में।
मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। उसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है का मतलब एक्सेलरेशन ऊपर इधर है तो वेलोसिटी अलग है, एंटी पैरेलल है। तो इसके बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो पाथ जो है पार्टिकल का वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब वो पार्टिकल जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि वेनेवर द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर 0 डिग्री and 180 degree, then particle will move on the straight line path। जब भी जो है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो पार्टिकल जो है हमेशा वो कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देखो अगला पॉइंट में, मान लो कि एक पार्टिकल है और एम मास के पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है, इधर। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब है कि फोर्स किधर है, फोर्स इधर है। पार्टिकल जो है वो जाना चाह रहा है, देखो सीधा, पार्टिकल जो है जाना चाह रहा है सीधा, लेकिन पार्टिकल जो है वो सीधा जाएगा नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स इधर है और पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है लगातार, इधर इधर लग रहा है फोर्स, तो पार्टिकल जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, इसका पाथ जो है क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये पार्टिकल का पाथ जो है कुछ घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। ये पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई पार्टिकल और में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री था या 180 डिग्री था तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा जो है, थीटा ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, तो क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव नहीं करता है। मतलब उसका ट्रोजेक्ट्री जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम ट्रोजेक्ट्री लिखें तो ट्रोजेक्ट्री जो है वो हमारा ट्रोजेक्ट्री वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नोट स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, तो एक कर्व जैसा पाथ होगा, कर्व पाथ होगा। ठीक है, तो ऐसा पाथ जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रेक्टिलिनियर पाथ कहलाता है। कैसा पाथ कहलाता है, रेक्टिलिनियर पाथ। लेकिन एक ऐसा पाथ जो कर्व पाथ पे कोई मोशन करे उसको बोलते हैं कर्वीलिनियर पाथ। क्लियर हुआ। तो अगर कोई पार्टिकल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के एंगल जो है वो 0 डिग्री हो और ना ही 180 डिग्री हो तो उसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है ना, वो कर्व जैसा पाथ होगा। देखो कर्व जैसा, पार्टिकल जो है इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा ऐसे। तो लिखते हैं व्हेनेवर द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector are not 0 degree or 180 degree, then trajectory of particle will be a curve path, कर्व होगा, कर्व जैसा पाथ होगा। ठीक है, याद रखना। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच के एंगल इधर हो तो फोर्स लगेगा इधर, और पार्टिकल जाना चाह रहा है आगे और वेलोसिटी फोर्स लग रहा है इधर, तो ये पाथ जो है इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक साइकिल से इधर जा रहा है, हम इसको इधर खींच दिए तो इधर फेंकाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, तो पाथ जो है वो जो है कर्व जैसा हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, चलो ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर ए वाला पाथ और ए वाला पाथ में अंतर क्या है।
दो ठो पाथ हम कंसिडर किए, डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर पाथ एंड कर्विलिनियर पाथ। डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर पाथ एंड कर्विलिनियर पाथ। तो जैसे देखो, मान लो कि एक जो है स्ट्रेट लाइन पाथ है, और जो है यहाँ पे वो जो है ऐसे कोई पाथ है, ऐसे। अब दोनों में अंतर क्या है समझो, इस पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है, लेकिन इस पाथ का डायरेक्शन जो है वो दो ठो है। ये पार्टिकल जो है आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। देखो, पार्टिकल इधर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, पार्टिकल इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। ये पार्टिकल का वेलोसिटी डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है। तो इस पाथ पे दो डायरेक्शन है पार्टिकल का, एक एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। मतलब ए वाला जो पाथ है, ए वाला कर्व, ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। कैसा पाथ है? 2D पाथ है, 2 डायमेंशनल पाथ है। लेकिन इस पाथ को देखो ध्यान से, तो इस पाथ में सिर्फ एक डायरेक्शन का पाथ है, या तो ई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कोई पाथ, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पाथ है ये, ठीक है। मान लो कि ए वाला जो पाथ है, लेट्स ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया पाथ। जैसे मान लो कि ए वाला जो पाथ है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया पाथ। ये वाला पाथ कैसा हो गया? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स वाई जेड जो है वो सिर्फ इस ई तीनों में जो है सिर्फ एक डायरेक्शन है, लेकिन इसमें जो है दो डायरेक्शन है। तो ये जो है ये रेक्टिलिनियर मोशन है। ये हमारा क्या है? हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। ये हमारा क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। मतलब रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सिर्फ 1 डायमेंशनल होगा, 1 डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ए वाला जो पाथ है वो क्या है? कर्वीलिनियर है, कर्वीलिनियर है। कर्वीलिनियर में जो पार्टिकल का जो मोशन का डायरेक्शन होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशन पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर के बीच में डिफरेंस। क्लियर हुआ? बोलो। चलो, जैसे रेक्टिलिनियर पाथ में हम बताए थे, याद करो कि मान लो कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, या हमारा हम क्या है यहाँ पर? ग्राउंड। और एक पार्टिकल है, इसको हम क्या किए कि यू वेलोसिटी से फेंक दिए ऊपर। याद करो, जैसे ही यू वेलोसिटी से फेंक दिए, अभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, तो पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, ऊपर जाते रहेगा। पार्टिकल जाते रहेगा ऊपर, जाएगा जाएगा जाएगा। और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन नीचे है, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री। और अगर u और g वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, तो उसका पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करते करते एक ऐसा समय आएगा जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर जो है वो पार्टिकल एज मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। और मैक्सिमम हाइट का हम वैल्यू बताए थे, याद करो कितना था? u²/2g था। कितना था? u²/2g था। इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो कि t=0 पे अगर हम इसको फेंकें ऊपर, तो t=2u/g, u/g समय के बाद जो है ऊपर जाके आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है हम बता दिए थे। इसका पाथ कैसा था? हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ था, स्ट्रेट लाइन पाथ था। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब रेक्टिलिनियर पाथ था। कैसा पाथ था? रेक्टिलिनियर पाथ था। लेकिन इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री और ना 180 डिग्री, दोनों में से कुछ नहीं होगा। पिछले वाले में हम ये भी बता दिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है अगला इस चैप्टर में जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसमें जो है हमको पढ़ना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री और ना 180 डिग्री, दोनों में से कुछ नहीं होगा। और अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री में से कुछ नहीं होगा तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे पार्टिकल का पाथ सर कर्वीलिनियर होगा। तो पार्टिकल जो है वो कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा? 2 डायमेंशनल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग लगाना, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है।
ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के पहले हम जो है एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से समझना है, ध्यान से याद रखना है इस पॉइंट को। गैलीलियो का स्टेटमेंट, गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है, ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा। देखो गैलीलियो का स्टेटमेंट है, सबसे पहला स्टेटमेंट कि यहाँ पे हम लिख देते हैं गैलीलियो स्टेटमेंट। गैलीलियो स्टेटमेंट, गैलीलियो स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहला नंबर, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर independent of each other. Motion in mutually perpendicular direction are independent of each other. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लो कि x एक्सेस के एक्सेलरेशन से y एक्सिस के वेलोसिटी जो है इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि कोई पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है उस पर कोई प्रकार का जो इफेक्ट नहीं होगा, पार्टिकल ऊपर ही जाएगा। इसके x एक्सिस जो है किसी प्रकार का एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा बोल सकते हैं कि y एक्सिस के एक्सेलरेशन है, वो x एक्सिस के वेलोसिटी को जो है कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना? म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन वाला वेलोसिटी होता है वो कभी भी जो है चेंजिंग नहीं करता। जैसे उसी तरह बोल सकते हैं कि अगर x एक्सिस के वेलोसिटी है वो y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर सकता, उसी तरह y एक्सिस के जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर सकता। म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया ना? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो ध्यान से, when an object is projected in plane with some angle with horizontal, then object move on a parabolic path, ऐसे लिखते हैं। then object take a parabolic path. This type of motion is called projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको कुछ प्लेन में कुछ एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो है फेंक देते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है जो पाथ क्रिएट करता है, दिस पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। और इस तरह के जो मोशन होता है उसको बोलते हैं पैराबोलिक, इस तरह के जो मोशन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन या प्लेनर मोशन भी इसको बोला जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा y एक्सिस है और यहाँ पर हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये जो है हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब क्या किए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिए, क्या लिए? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को क्या किए कि इस हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे u वेलोसिटी से, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो है हम u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। जैसे ही फेंकेंगे, जैसे क्रिकेट की बॉल फेंकते हैं
तो ये जो है वो कुछ इस पाथ पे से मूव करेगा, ऐसे ऐसे इस पाथ के लोग मूव करेगा, करते 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 ये गिरेगा यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर आके गिरेगा। इस तरह के जो मोशन होता है, ये जो पैराबोलिक मोशन है, प्लेन में हुआ, देखो दो ठो प्लेन है, ऑब्जेक्ट जो है वो दो डायरेक्शन में जा रहा है, एक तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, अब एक तो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल गया ऊपर इधर, ऊपर इधर, और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल का वेलोसिटी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो अब नीचे वाई में नीचे, एक्स में इधर, वाई में नीचे, एक्स में इधर, वाई में नीचे, एक्स में इधर, ठीक है, और पार्टिकल ऐसे करते करते यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। तो ये जो पाथ क्रिएट हुआ ये वाला, ये पाथ को हम लोग नाम देते हैं, एक क्या नाम देते हैं हम लोग, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। और हम बोल दिए कि अगर कोई, देखो इस पार्टिकल के बीच में होता क्या है समझो, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और पार्टिकल के पास जो है यहाँ पे दो डायरेक्शन में मोशन है, इस तरह के जो पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसका नाम एक और देते हैं प्लेनर मोशन, प्लेन में हो रहा है इसलिए प्लेनर मोशन हम देते हैं। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रहे थे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन जी ग्रेविटी वाला नीचे, और वेलोसिटी इधर। देखो ध्यान से कि पार्टिकल के और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। हम बोल ही दिए ऊपर कि अगर कोई पार्टिकल के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल अगर ना 0 डिग्री हो ना 180 डिग्री हो तो उस पाथ का जो नाम होता है वो एक कर्व पाथ होता है। और कर्व जो है हमारा कैसा है, पैराबोलिक है, कर्व जैसा है। देखो इसका दो डायरेक्शन है, ऊपर हम डिटेल में बता दिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे जैसे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एक एक्सिस है, हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम इसको यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए। अब पार्टिकल जो है इस तरह से पाथ पे क्रिएट करेगा और यहाँ पर आके गिरेगा, यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए तो। अब ध्यान से समझना, ये जो u है इसका नाम देते हैं हम लोग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। हम लोग u को क्या बोलते हैं, u को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। कितना स्पीड से जो है हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, फेंक दिए, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस थीटा को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे t जो है, t इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक समय में जो है, हवा में जितना समय तक ऑब्जेक्ट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। t इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए और t इक्वल टू t पर जो पार्टिकल यहाँ पे आके गिरा जोर से, यहाँ पे इस जितना समय जो है हवा में ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट होने के नीचे गिरने में जो समय लगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको उड़ान काल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आर जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को फेंका गया था और यहाँ पे x इक्वल टू कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया गया r, इसको बोलते हैं रेंज। कितना दूर जो है ऑब्जेक्ट जो है जाकर गिरा, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट कवर किया, देखो यहाँ पे पार्टिकल के हाइट, यहाँ पे पार्टिकल के हाइट और यहाँ पे पार्टिकल की हाइट, ये जो हाइट है वो पार्टिकल का सबसे ज़्यादा हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। तो एच मैक्स को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जितना सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक जो गया उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। क्लियर हुआ, ये था हमारा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लिए। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट नंबर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आगे जाके हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, फिर किसी छत पर से किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकेंगे। तो अभी जो है हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो हेडी लगाना,
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंका गया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं। अब इसको एनालाइज करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है समझो, और जैसे ही यहाँ पे हम यूज करेंगे वैसे ही आगे जो है यूज होगा, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब क्या किए हम, ध्यान से समझो। क्या किए कि एक ऑब्जेक्ट लिए यहां पर और इसको u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए। एक ऑब्जेक्ट लिए ऐसे और u वेलोसिटी से हम इसको फेंक दिए। अब ऑब्जेक्ट जो है जाएगा 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 ऐसे। और यहां पर आके गिरेगा। u वेलोसिटी से फेंक दिए। लेट्स मान लो कि ये जो u वेलोसिटी से फेंके तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट्स थीटा, लेट्स थीटा। u को हम लोग बता ही दिए हैं, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझो। यहां पे इसका ए वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u का ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको बोल देते हैं हम u एक्स। वो क्या होगा, u का इधर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, u कॉस थीटा। जिधर थीटा रहता है उधर कॉस ले लेते हैं, इधर थीटा आता है तो u कॉस थीटा। और इस u का इधर कंपोनेंट क्या होगा, y एक्सिस में होगा u का साइन थीटा, ठीक है। u का कॉस थीटा और u का साइन थीटा हो गया, समझ गया ना। u का कॉस थीटा और u का साइन थीटा। अब ध्यान से देखो कि यहां पे एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पे किधर है, तो इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है। नीचे एक्सेलरेशन किधर होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर नीचे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g। ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी उसके कुछ एंगल पर है। इसके बीच में एंगल जो है ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। तो पाथ जो है वो कैसा होगा, पाथ जो है कर्व जैसा होगा। उस कर्व का नाम क्या है, पैराबोलिक पाथ है। अब होगा क्या समझो, अब होगा क्या, एच पार्टिकल पहुंच चलते 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 इसका पार्टिकल जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा। जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो उसका वेलोसिटी घटाएगा। मतलब वाई एक्सिस वाला वेलोसिटी क्या करेगा, यू साइन थीटा जो है ऊपर जाने के साथ साथ कम होगा। यू साइन थीटा कम होगा, कम होगा, कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो बताओ कि पार्टिकल का यहाँ पे एक्सेलरेशन कम जो है कम करते जाएगा वेलोसिटी वाई एक्सिस वाला, और कम होते 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 मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन ध्यान से देखो कि एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास जो है वो एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन तुमको दिखाई दे रहा है, तो लोग बोलोगे नहीं सर, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी सिर्फ यू कॉस थीटा एक्सेलरेशन कहाँ है, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है। हम बोले थे कि अगर वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन हो तो एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन में एक्स एक्सिस के वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालने वाला। तो बताओ कि एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है और वाई एक्सिस में एक एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का, तो बताओ कि जी जो है कभी भी यू कॉस थीटा को इफेक्ट डालेगा, एक्स एक्सिस वाले वेलोसिटी को नहीं, क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यू ए बराबर जी जो है यू कॉस थीटा को कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर यू कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा
तो बताओ कि यहाँ पे एक पार्टिकल का स्पीड जो होगा वी एक्स होगा और वो वी एक्स को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल का स्पीड जो है वो एक्स डायरेक्शन में सेम रहेगा। क्यों क्यों सेम रहेगा क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी वो वाई एक्सिस वाला एक्सेलरेशन किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता, और अगर इफेक्ट नहीं डालता तो एक्स एक्सिस वाला जो वेलोसिटी है वही के वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, वो क्या है हमारा वी वाई, ये हमारा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला एक्सेलरेशन जो है वो लगातार पार्टिकल के स्पीड को ऊपर वाला कम करते जा रहा है और करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है करते जा रहा है, और सबसे मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो ऊपर वाला वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। अब पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस वाला कितना हो गया? जीरो, और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी है, और उस एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी का नाम भी हम दे सकते हैं कितना? यू कॉस थीटा वाई, बिकॉज velocity of x axis is unaffected by the gravitational acceleration, because the velocity vector and gravitational acceleration, the angle between these are not 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री न है 180 डिग्री, दोनों में से कुछ नहीं है, तो बताओ कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस में वही रहेगा यू कॉस थीटा ही। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ कि यहाँ पे मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे एक काम किए हम, और ए वाला जो कहानी है वो t इक्वल टू कुछ टी पर कहानी है, t इज इक्वल टू टी पर। अब होता है क्या, अब हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाला कहानी लिख लेते हैं और यहाँ पर हम वाई एक्सिस वाला कहानी लिख लेते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पर कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा? एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे यू कॉस थीटा। अच्छा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा? वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? वाई एक्सिस में वेलोसिटी यू साइन थीटा है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो है। अच्छा, एक्स एक्सिस में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अगर हम पूछें कि वेलोसिटी बताओ यहाँ पे टी टाइम बाद, तो वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है, और जैसे ही जीरो है तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो गया? यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। हम तो बोल ही रहे थे कि जितना जो है शुरू में वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसी तरह बाद में भी जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी वही रहेगा, यू कॉस थीटा ही जो है वेलोसिटी वही के वही रहेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, देखो यहाँ पे यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे देखो यू कॉस थीटा है कि नहीं? यू कॉस थीटा है। अच्छा, क्लियर हुआ? चलो, कोई बोल देगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उनको डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैसे बता सकते हैं? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो ऐसे बताओ, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एनी टाइम टी पे प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंटू टाइम का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, तो यू कॉस थीटा है इंटू कितना? टी। ठीक है, तो ये हमारा होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं, वाई एक्सिस को दूसरा कलर से कर लेते हैं। देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बताओ वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो हमारा यू साइन थीटा हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? तो तुम बोलोगे जी है नीचे की तरफ। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, लिखेंगे माइनस जी जे कैप। ठीक है, नीचे की तरफ है तब। अच्छा, अब कोई बोल देगा कि वाई एक्सिस के वेलोसिटी बताओ एनी टाइम टी, तो वी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू वाई प्लस ए वाई टी। अब बताओ कि वी वाई इक्वल टू ए वाई यू वाई कितना है? यू वाई है यू साइन थीटा माइनस ए वाई कितना है? जी इंटू टी। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो है वो कितना हो गया? यू साइन थीटा माइनस जी टी। कोई बोल दिया कि तुम बताओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन,
डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या दिक्कत है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? यू अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कवर कर लिए। क्लियर हुआ? चलो अब जो है हम थोड़ा सा अब इससे इस रिजल्ट से जो है हम नया नया चीज़ निकालना चाहते हैं। ये रिजल्ट जो है हमेशा माइंड में रखना है, कैसे बनाते हैं टेबल हम। क्लियर हुआ ना? अब रिजल्ट क्या है? सबसे पहला नंबर क्या करना है? तो सबसे पहले हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट पहला नंबर। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेथड जो है पॉसिबल होगा हम सारा चीज़ जो है तुमको बता देंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैसे निकालेंगे समझो। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड। लेट्स दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक हम पार्टिकल को जो है यू वेलोसिटी से फेंक दिए, तो इस तरीके से जो है पाथ कवर किया और ऐसे गिर गया। अब देखो, इस पार्टिकल के पास जो है वेलोसिटी हम शुरू में दिए थे यू, इधर ऐसे ऐसे दिए थे। इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है शुरुआत में वेलोसिटी हम दिए कितना? यू। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये जो एंगल बना रहा है इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यू का एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, तो पता ही है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने में बताओ कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो समय कितना लग रहा है? टी ए। क्यों इसको नाम दिए टी ए? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब जो है पार्टिकल टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि ये पार्टिकल जो है अभी ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ पे पार्टिकल पहुँच गया। अब क्या होगा कि अब पार्टिकल जो है हम नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो टी के बराबर होगा। और इसको यहाँ से यहाँ तक जो टाइम बोल रहा है इसको बोलते हैं टी डी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब इसको ऊपर जाने में समय जो टाइम ऑफ एसेंट, और इसको नीचे गिरने में समय टाइम ऑफ डिसेंट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब कैसे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे? ये बहुत आसान तरीका है, समझो। सबसे पहले आसान तरीका क्या है समझो। मान लो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है सब चीज़ बता दी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो है वो कितना है? यू कॉस थीटा। क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे इधर तो आएगा यू कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो आएगा यू साइन थीटा शुरुआत में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है, हम पीछे तुरंत बता दिए। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा? 0। यहाँ से वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा? 0। अब ध्यान से देखो कि वाई एक्सिस के इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी पता है, बता देंगे यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? तो हम वाई एक्सिस में जो है मोशन को कंसीडर करते हैं। वाई एक्सिस में फॉर्मूला क्या होता है? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ जी लग रहा है, नीचे की तरफ जी। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस जी, नीचे तरफ है इंटू टी नहीं टाइम ऑफ एसेंट। टी ए को उधर ले जाओ तो इधर आएगा टी ए इंटू जी बराबर यू साइन थीटा। तो हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आ गया है यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आ गया कितना? यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को जो समय लगेगा वो लगेगा यू साइन थीटा अपॉन जी, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हुआ? अब देखो
अब जो है टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना चाहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना चाहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना चाहते हैं तो निकाल देंगे टाइम ऑफ डिसेंट। कैसे समझो, देखो अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है हमको, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, देखो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए, टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए कैसे सोचना पड़ेगा, देखो जब पार्टिकल को यहां से यहां फेंका गया तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अरे वाई एक्सिस में तो यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अगर वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो यही तो चीज़ लिखना है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी, टी नहीं, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। यहाँ से पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट किए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे y0 था, फिर से वहीं गिर गया, y0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब बताओ यू आई कितना है, यू आई है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर रह जाएंगे तो यू साइन थीटा इंटू टी बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल और टी इक्वल टू आ गया हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, सॉरी 2u साइन थीटा अपॉन कितना आ गया, जी आ गया। अब t का वैल्यू आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को गिरने में समय लगेगा 2u साइन थीटा बाई जी। अब बताओ कि t इक्वल टू तो लिखे हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। बताओ यहाँ पे कि टाइम ऑफ एसेंट कितना है, ये तो निकाल लिए 2u साइन थीटा बाई जी बराबर टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट है कितना u साइन थीटा अपॉन जी और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से निकाल सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी माइनस u साइन थीटा बाई जी और घटा दो टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू आ गया कितना, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल को जितना समय तक जाने में लगेगा उतना समय तक नीचे गिरने में लगेगा और उसका वैल्यू होगा u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब बताओ कि इसको हम जानबूझ के लिख रहे हैं u साइन थीटा को एक साथ। u साइन थीटा क्या है हमारा, u साइन थीटा जो है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो u y बाई जी 2 इंटू यू वाई एक्सिस बाई जी। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा y एक्सिस के अलोंग। समझ में आया ना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला इसको याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो कोस रिमेंबर करना है फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लेना, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। अगला है मैक्सिमम हाइट, कि ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा। तो सेकंड नंबर है हमारा मैक्सिमम हाइट, कि पार्टिकल को अगर हम किसी एंगल पे फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना तक कवर करता है, ए वाला थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बना देंगे हम मैक्सिमम हाइट का। देखो मैक्सिमम हाइट जो है इसका निकालने का 2 मेथड है। पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मान लो कि हमारा ए जो है चलो देखो ए मान लो कि y एक्सिस है और ए वाला जो है हमारा x एक्सिस है। अब क्या किए हम यहाँ पे कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिए, ऐसे। ठीक है, एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिए। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये जो है y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा हाइट यही ना कवर किया,
सबसे ज़्यादा हाइट, ये हमारा हो गया एच मैक्स। एच मैक्स कैसे निकालेंगे? तो एच मैक्स निकालने का हम दो तरीका है, एच मैक्स या वाई मैक्स। वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, यही होता है मैक्सिमम हाइट। तो पार्टिकल सबसे ज़्यादा जो है ऊपर जितना जाएगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। जैसे कोई छक्का मारता है तो छक्का मारता है बैट से, तो सबसे ज़्यादा जो जो जाता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मान लो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, यही होगा। अब यू से तो इसको फेंक ही दिए हम, यू से तो फेंक ही दिए हैं एंगल थीटा पे। अब बताओ कि यहाँ पे अगर हम वाई को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसको एक बार और लिख देते हैं। यू का ई वाला कॉम्पोनेंट आएगा कितना? यू साइन थीटा, और यू का ई कॉम्पोनेंट कितना आएगा? यू कॉस थीटा, यही ना होगा। यू का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वेलोसिटी आएगा यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगा यू साइन थीटा। अब बताओ कि यू के वाई के जगह पे लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस 1/2 जी लिख दिए इंटू टी स्क्वायर। ए वाई की जगह पे माइनस जी लिखेंगे तो प्लस माइनस गुना होके हो जाएगा। अब वाई को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वाई का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं और वाई डिपेंड कर रहा है किस पे? टी पे, क्योंकि एंगल तो सेम है, एंगल तो फिक्स है, तो वाई डिपेंड कर रहा है टी पे। वाई इज द फंक्शन ऑफ टी। वाई अगर फंक्शन ऑफ टी है तो वाई के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम में, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो। ये याद रखो ये चीज़ मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत बार काम आने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? जीरो। तो डी वाई कितना है? तो वाई है यू वाई, सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर अपॉन कितना? डी टी इक्वल टू जीरो। यू साइन थीटा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? यू साइन थीटा, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 जी टी इंटू 2t इक्वल टू जीरो। 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास t इक्वल टू आ गया कितना? यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे जो है y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैक्सिमम। y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा तो y कोऑर्डिनेट हम मैक्सिमम निकाल भी सकते हैं, कितना था? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पे यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। वाई मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, यहाँ भी आएगा जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। जी से जी कैंसिल और मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, इसको घटाएगा तब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना? 2g। मैक्सिमम हाइट ये आ गया। तो थोड़ा लेंदी ना हो गया? लेंदी हो गया कोई बात नहीं, हम तुमको तो कुछ सिखाना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड भी है, ये हमारा क्या था? हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड भी निकाल देते हैं। देखो सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, देखो क्या है सेकेंड मेथड। बताओ कि जब पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो बताओ यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है? जीरो। और यहाँ से यहाँ तक फेंके तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग? एच मैक्स हुआ। तो फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी भी पता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक फॉर्मूला पता है हमको, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन वाई एक्सिस में हम कवर कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस में क्या होगा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना था? यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो है, ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस अलॉन्ग कितना है? यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज वाई मैक्स, या एच भी बोल सकते हो, एच मैक्स भी। तो यहाँ पे इसको इधर ले आओ, तो 2g इंटू वाई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वाई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? 2g। दिस इज द आंसर।
तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब इसको एक तरीका से और लिखना चाहते हैं, एच मैक्स को। एच मैक्स को हम लिखना चाहते हैं, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन 2g, इसको और लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ध्यान से देखो कि यू साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, उसका स्क्वायर अपॉन कितना 2g। तो याद करो यही रिजल्ट जो है यू स्क्वायर बाई 2g आया था रेक्टिलिनियर पाथ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल हो जाएगा तो एंगल दे देंगे। चलो, तो इसको रिमेंबर करना है तुमको। क्या करना है बेटा? रिमेंबर के लिए हम उसको रेड कलर से कोटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है ना, रिमेंबर करना है इसको। चलो, तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया। थर्ड नंबर है रेंज। थर्ड नंबर हमारा क्या है? रेंज है। तो हमारा रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज निकालने का भी बहुत आसान तरीका, देखो कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक पार्टिकल है ऊपर ओरिजिन पे, इसको हम फेंक दिए, इसको हम ऐसे कुछ फेंक दिए ऐसे। अब पार्टिकल जो है शुरुआत में x इक्वल टू 0 पे था, लेकिन पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल में कुछ डिस्टेंस कवर कर गया गिरते गिरते, उसको बोलते हैं रेंज। ये जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेंज बोलते हैं। तो हमको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी भी पता है। मान लो कि कोई पार्टिकल है, उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके हम, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंके हम, यू वेलोसिटी से अगर हम उधर फेंके हैं पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को, तो यू का मान लो एंगल जो है थीटा है, तो यू का इधर कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा, और यू का इधर कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। और ये भी पता है कि एक्सलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, एक्सलेरेशन तो वाई एक्सिस के अलोंग ना है जी। तो यहाँ पे इन एक्स एक्सिस में अगर हम मोशन कंसिडर करें एक्स एक्सिस में, तो बताओ कि एक्स एक्सिस में फॉर्मूला होता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। बताओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आर यू एक्स। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितना है? यू कॉस थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक जब टाइम लगा पार्टिकल का, वो टी ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा? 2u साइन थीटा अपॉन जी था, 2u साइन थीटा अपॉन जी था, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है इंटू टी स्क्वायर, तो पार्ट 0 हो गया। तो रेंज का आंसर आ गया हमारे पास कितना? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2 को ऐसी रहने दो, यू स्क्वायर ऐसे लिख लो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो गया जी। तो रेंज का फॉर्मूला ये भी हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई जी। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस एक वो याद कर लेना, ये वाला। ये वाला याद कर लेना। चलो, हम एक तरीका बताते हैं, एक चीज़ और। r इक्वल टू है वो है 2u स्क्वायर कितना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो तुम जो हो इसको ऐसे लिख दो, r इक्वल टू 2, एगो u जो हो साइन थीटा को दे दो, और u एगो जो है कॉस थीटा को दे दो, और बच गया कितना जी। अब ध्यान से देखो कि 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और यू कॉस थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन कितना जी। तो रेंज का फॉर्मूला हो गया 2u यू एक्स अपॉन जी। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। चलो, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? बोलो,
क्लियर हो गया ना? तो ये था हमारा रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए और रेंज निकाल लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, हम फॉर्मूला अभी क्या बताएं, फॉर्मूला क्या बताएं अभी हम, कि रेंज का फॉर्मूला बताएं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जो भी याद करना है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, जो भी याद करना है ऐसे याद कर सकते हो। 2 इंटू वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन जी, जो भी याद करना है याद कर सकते हो। हम थोड़ा इसको यूज कर रहे हैं। तो रेंज का फॉर्मूला हम बताएं, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हमको रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो u तो फिक्स है, g तो फिक्स है। हम थीटा को आगे पीछे करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कितना थीटा रखें कि जो है रेंज मैक्सिमम आए, कितना थीटा पे रेंज मैक्सिमम आएगा। तो आर मैक्स के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो कितना डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बताओ कि हमको मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स के लिए, ये आर जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही आर मैक्स फंक्शन पे थीटा है तो आर मैक्स के लिए डी आर बाई डी थीटा कितना होना चाहिए 0। अभी तुरंत बताएं, इसको भी समझना है। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डी आर अपॉन उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कि डी आर अपॉन डी थीटा 0 होना चाहिए, तो डी आर के जगह पर कितना है, तो आर के जगह पे है u² साइन 2 थीटा अपॉन कितना जी अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना जी। अब बताओ यहाँ पे कि u² बाई जी तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बच गया डी साइन 2 थीटा अपॉन कितना डी थीटा इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा का डिफरेंस ये 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ गया 0। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया π/2, तो थीटा इक्वल हो गया π/4, यह है 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पे जो है मैक्सिमम रेंज आएगा। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंक देंगे, लेट्स मान लो कि यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक पार्टिकल को यहाँ से मैं से फेंक दिए, ठीक है। और अगर हमको ये वाला जो रेंज है वो मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो प्रोजेक्शन जो होना चाहिए पार्टिकल का थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पे होना चाहिए 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे किसी चीज़ को फेंकेंगे तो रेंज जो है कैसा आएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब वो 45 डिग्री पे रेंज होगा कितना मैक्सिमम, तो निकाल लो आर मैक्स होगा कितना। तो फॉर्मूला है u² साइन 2 थीटा बाई जी। अब थीटा 45 डिग्री रखो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन जी। साइन 90 का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम रेंज आ गया हमारे पास कितना u² बाई जी, u² बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज जो है हमारे पास आएगा u² बाई जी। तो अगर कोई पार्टिकल को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो देन इन दैट केस द रेंज विल बी गेटिंग मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया ना? चलो, तो ये हमारा रेंज मैक्सिमम का जो है हम तुमको क्या बताती हैं, कंडीशन बता दी। चलो, एक और है कि एंगल फॉर सेम रेंज, एंगल फॉर सेम रेंज।
एंगल फॉर सेम रेंज क्या होता है, तो समझो सेम रेंज जो है वो किस किस एंगल पे जो है हमको मिलेगा। तो देखो ध्यान से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पर एक वाई एक्सिस है और ये जो है एक्स एक्सिस है। यहां पे एक्स एक्सिस है। अब मान लो कि कोई पार्टिकल है, उसको हम ऐसे फेंक दिए, ठीक है, ऐसे मान लो यू वेलोसिटी से ऐसे। और एक और जो है, लेट्स ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है, एंगल क्या है, थीटा। लेकिन एक और जो है, हम पार्टिकल को सेम रेंज चाहिए, सेम रेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे फेंक दिए, ऐसे, ठीक है, इसको इस वेलोसिटी से फेंक दिए। पहले u वेलोसिटी से ए फेंकें और अगला में u वेलोसिटी से ए फेंकें। ऐसे ये जो एंगल है हमारा वो 90 माइनस थीटा है और रेंज जो है हमारा मैक्सिमम, दोनों केस में रेंज कितना है, आर है। अब सेम रेंज चाहिए तो कितना एंगल होना चाहिए, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। सेम एंगल, एंगल हमको अलग अलग है लेकिन रेंज सेम होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या कंडीशन है हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। जैसे एक बात बताओ यहाँ पर कि मान लो कि R इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रेंज का, अभी तुमको तुरंत बताएं, क्या बताएं, 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अभी फॉर्मूला बताएं हम, ठीक है ना, बताए ना, रेंज का ही फॉर्मूला बताएं। ये फॉर्मूला बताएं। अब एक बात बताओ कि R इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी आया, अच्छी बात है। अब एक काम करो कि यहाँ पे तुम थीटा जो है थीटा पुट करो, तो रेंज आएगा 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा अपॉन जी। लेकिन अगला जो है एंगल 90 माइनस थीटा पुट करो, तो रेंज कितना आएगा, 2u साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कितना जी। तो रेंज आया कितना, 2u साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कितना जी। ध्यान से देखो कि ये दोनों जो रेंज है सेम आया। दोनों रेंज कब सेम आया, जब एक थीटा है तो अगला 90 माइनस थीटा है। एक रेंज जो है वो थीटा एंगल पे फेंका गया और एक जो है 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका गया। दोनों केस में जो है रेंज क्या आया, सेम आया। तो रेंज सेम के लिए कंडीशन क्या है कि एक एंगल जो है वो अगर अल्फा होना चाहिए तो एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो दोनों केस में रेंज क्या होगा, सेम। जैसे मान लो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे फेंकें तो रेंज आर आया, तो 90 माइनस 60 डिग्री पे फेंकेंगे माने 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी रेंज क्या आएगा, हमारा आर ही आएगा। क्लियर हुआ ना, चलो। तो ये है हमारा कंडीशन फॉर सेम रेंज। क्लियर हुआ ना, ये हमारा क्या है, कंडीशन फॉर सेम रेंज है। क्लियर हुआ ना, चलो। तो हम जो है तुमको बता दिए कंडीशन फॉर सेम रेंज के लिए। अब देखो इसका यूज क्या पे है, यूज कहाँ पे, जैसे मान लो कि यहां पर एक पहाड़ है, एक यहां पे पहाड़ है, यहां पे क्या है, पहाड़ है। और मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे माउंटेन है, कुछ कुछ दीवार है, ऐसे वॉल है, और यहां पर एक माउंटेन है,
माउंटेन है। अब हम एक ऑब्जेक्ट को जो है फेंक दिए, मान लो 30 डिग्री पे, तो ये पहाड़ के साथ टकरा गया। अब हमको पहुंचाना है बी तक, तो बी तक पहुंचेगा नहीं। तो 30 डिग्री पे अगर नहीं फेंक रहे हो और अगर माउंटेन जो है उसको रोक ले रहा है और हमको पहुंचाना है बी तक, मैंने रेंज जो है सेम होना चाहिए दोनों में, तो तुम क्या करो कि 60 डिग्री पे फेंक दो। क्या करो, 60 डिग्री पे फेंक दो। ऐसे 60 डिग्री पे तुम फेंक दोगे तो भी तो यहाँ पे रेंज मैक्सिमम बराबर आएगा। अभी ना बताएं हम कि 30 डिग्री पे जो रेंज आएगा और 60 डिग्री पे जो रेंज आएगा उसके एक्यूट एंगल पे, वो दोनों क्या होगा, बराबर। क्लियर हुआ? तो ये जो है काम हमको आने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन अगर सीट में रहेगा तब। ठीक है, चलो तो एक सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। सवाल को जो है बनाना है आराम से, ठीक है। सवाल है हमारा कि देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको जो है 60 डिग्री के एंगल पे हम फेंक दिए, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड इस रफ्तार से 60 डिग्री एंगल पे क्या कर दिए, हम फेंक दिए। अब सवाल है हमारा पहला सवाल है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है फाइंड मैक्सिमम हाइट। तीसरा है सवाल फाइंड अ स्पीड ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट, अ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। और चौथा नंबर सवाल है हमारा रेंज। ये 4 गो सवाल है, सॉल्व करते हैं, आराम से समझना। 4 जैसे देखो कि यहाँ पे हम जैसे ही इसको फेंकेंगे ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से, तो पार्टिकल जो है कुछ इस तरह का पाथ कवर करेगा, यहाँ से आकर टकरा जाएगा। अब जो है हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम रिमेंबर करवाए थे, याद करो, जिसको याद नहीं है वो जाके बैठ के याद करो। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताए थे, टी इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। टू इलोंग क्या होता है, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, बताओ कि u कितना है, u है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री अपॉन जी कितना 10। तो t इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 से 2 बार में 2 दूना 4, 2 गुने साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2√3 सेकेंड, 2√3 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 0 पे जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो t इक्वल टू 2√3 सेकेंड में ये पार्टिकल क्या होगा, गिरेगा नीचे, 60 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तब। दूसरा सवाल है हमारा मैक्सिमम हाइट। अच्छी बात है, बता देंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताए थे कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g, या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u कितना है, u है सर 20 इंटू साइन 60 डिग्री उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 गुने जी का वैल्यू 10। तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा अपॉन 20। 20 से 20 बार में, 4 से 5 बार, 3 बचे 15 मीटर। तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट जो है कितना आएगा, 15 मीटर आएगा। मतलब पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा हाइट पे 15 मीटर कवर करेगा, सबसे ऊंचा 15 मीटर जाएगा। तीसरा सवाल है कि बताओ कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल का यहाँ पर है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी याद होगा u cos थीटा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही हो यहाँ पर होगा। तो 20 का ही कॉम्पोनेंट कितना होगा, 20 cos 60
तो 20 cos 60 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, हाईएस्ट पॉइंट u cos थीटा, u है 20, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 10 बार में, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। चौथा सवाल क्या है, रेंज। चौथा सवाल है रेंज। फाइंड, अच्छा सॉरी सवाल तो लिख लिए हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन कितना जी, ये ना होता है फॉर्मूला, या u² sin ऐसे होता है 2uy इंटू ux अपॉन जी। वाई एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी कितना है, तो 20 का एक कंपोनेंट कितना होगा 20 sin 60 मैंने 20 इंटू √3/2 मैंने कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो 10 मीटर ही है, तो 2 गुने 10 √3 अपॉन जी का वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल और 20 √3 मीटर। तो एक पार्टिकल जो है उसका रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा 20 √3 मीटर। क्लियर हुआ, तो हम जो है तीनों कैलकुलेट कर लिए, समझ में आया। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो है और भी हम सवाल करने वाले हैं इसमें बढ़िया बढ़िया। ऑल द बेस्ट।